अमीश देवगन, क्या इस देश में बढ़ती हुई आबादी किसी एक धर्म, किसी एक मजहब की समस्या है या फिर पूरे राष्ट्र की समस्या है? यह सवाल अगर आप छठी सातवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको आसानी से इसका जवाब दे देगा। लेकिन शायद हमारे देश के कुछ नेताओं को हर बात में हिंदू मुसलमान रटने की बीमारी लग गई है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कम बच्चे वाले माता पिता भी राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पीएम ने अपील की थी कि देश हित का ध्यान रखते हुए बढ़ती आबादी को रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले ओवैसी और अब बदरुद्दीन अजमल बंटवारे का ढोल लेकर सड़क पर निकल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान को तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग खूब बच्चे पैदा करें। आखिर ये कैसी शर्मनाक सोच है जो देश हित भी ताक पर रख रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मजहब के नाम पर राष्ट्रहित दांव पर। ये जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर रहा है। हमारा इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। ये ओवैसी साहब और अजमल साहब नहीं तय करेंगे। हमको तो नौकरी मिलने वाला नहीं है, हम इस बात पर खुश हैं। ये एक सांसद के शब्द हैं। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जिस पर भारतवासियों की भलाई के लिए काम करने का जिम्मा है। लेकिन जरा सुनिए कैसे बदरुद्दीन अजमल आबादी के नाम पर विभाजनकारी एजेंडा चला रहे हैं। हम लोग को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको एक पैसे की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बनाओ और बच्चों को पढ़ाओ। कंपनी खोलो, दुकानें खोलो, मार्केट खोलो, उसमें अपने हिंदू भाइयों को नौकरियां दो। क्या ये भड़काऊ बोल किसी सांसद के हो सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य है कि बोलते बोलते मर्यादा की सारी सीमाएं भूल गए। प्राइम मिनिस्टर खुद अपने भाई बहनों में 5 नंबर या 6 नंबर पे है, मोदी जी। इधर हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी अपने भाई बहनों में 8 नंबर पे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हमारे यहाँ के सबसे बड़े मिनिस्टर है, वो खुद अपने भाई बहनों में 4 या 5वें नंबर पे हैं। ये जब ये कानून बनाया, ये किसी जात धर्म को देख के नहीं बनाया। ये कानून बनाया सबके लिए बनाया। इसको सांप्रदायिकरण करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल असम सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 से उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि असम सरकार के फैसले में किसी धर्म का जिक्र नहीं है और ये नियम पहले से ही कुछ राज्यों में मौजूद भी है। भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। इस तरह की बहस है गलत है। कई राज्यों में इस तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से इसको लेके धर्म की राजनीति की शुरुआत हो रही है, ये उचित नहीं है। अगर वो कानून बन जाता है एक प्रकार से स्टेट का, तो कानून के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। वैसे देश में आबादी पर ऐसी सोच रखने वाले बदरुद्दीन अकेले नेता नहीं है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी बेतुका बयान दे चुके हैं। आखिर हर बात पर तोड़ने वाली सोच किसके हित में हो सकती है? हर बात को सांप्रदायिक रंग देने से किसका भला होगा? क्या जनसंख्या विस्फोट जैसे मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान करना जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार में। और अब विश्लेषण का समय है, लेकिन विश्लेषण को बताने से पहले मैं एक बात जो आज हमारे न्यूज रूम में हुई वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब हम विश्लेषण लिख रहे थे तो मेरे प्रोड्यूसर मेरे पास आए, अवनीश ओझा उनका नाम है, तो उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने बोला कि आज हमें विश्लेषण इस तरीके का करना चाहिए कि जिसमें आबादी जो देश की समस्या है वो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से हाईलाइट हो, क्योंकि हम इसे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, हम इसको देश का मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये बात आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए। आबादी वाली राष्ट्रीय समस्या का विश्लेषण सुनिए। बढ़ती आबादी किसी धर्म की नहीं बल्कि देश की समस्या है। आबादी सीमित होगी तो देश के हर बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। 10 साल पहले भारत चीन की आबादी का अंतर 12 करोड़ था और अब इस आबादी का अंतर 4 करोड़ से सिर्फ ज्यादा बचा है।
राष्ट्रीय हित में के मुद्दे पर भी भड़काऊ सियासत में जुटे हैं कुछ नेता। आबादी के नाम पर मुसलमानों को उकसाने की यह शर्मनाक कोशिश है। देखिए, आप कह रहे हैं पढ़ाएं लिखाएं, नौकरी कराएं या फिर कारोबार खुलवाएं, हिंदुओं को नौकरी दिलवाएंगे हम। लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि बढ़ती हुई आबादी हमारी समस्या है। हम चाइना में इकोनॉमी पर चाइना से मुकाबला करें, आबादी पर कृपया करके मुकाबला नहीं करना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रवक्ता। मेरे साथ महमूद प्राचा जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरे साथ शोएब जमाई है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, उनका अभिनंदन है। सुबुही खान मेरे साथ हैं इस चर्चा में, पेशे से वकील हैं, उनका स्वागत है। अतिकुर रहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने इस्लाम के जानकार, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले शोएब जमाई, मैं आप ही से शुरू करता हूं। जनसंख्या राष्ट्रीय समस्या है या एक मजहब की समस्या है? जी देखिए, आपने बहुत सही बात कही कि इस मुद्दे को जो है हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये एक राष्ट्र की समस्या है। और मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो खुद ब खुद जो है धर्म की बात करके सेल्फ गोल कर लेते हैं। करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं बात की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों से करना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो हम सबने सुना है। सबसे बड़ी देश, अपनी बात की शुरुआत अपने शब्दों से करिए। नरेंद्र मोदी ने जो बोला है वो हमने सुना है, अपने चैनल में भी दिखाया है, बताया है। आप अपनी बात को रखिए। मैंने आपसे पूछा ये राष्ट्र की समस्या है, आपको राष्ट्र की समस्या रखती है ये? अच्छा सुनिए तो पहले मेरी बात। तो ये बदरुद्दीन अजमल की समस्या क्यों है? नहीं देखिए ना, आप बोलिए। ये ओवैसी की समस्या क्यों है? ये मौलवी मौलानाओं की समस्या क्यों है? नहीं, ये साक्षी महाराज की भी समस्या है, ये आरएसएस की भी समस्या है, ये बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह की भी समस्या है, जिन्होंने कहा कि बच्चे पैदा करना प्रसाद है, इसलिए 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें आप मत कीजिए, वरना मैं बहुत सारे गिनवा दूंगा। आप सुन लीजिए मेरी बात और गौर से सुनिएगा कि देखिए, मोदी जी ने क्या कहा कि देशभक्ति है सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति है, लेकिन यू शुड लीड बाय द एग्जाम्पल। जानते हैं इस वक्त संसद में जो है 149 एमपीज ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसमें 96 बीजेपी के एमपी हैं। 96 बीजेपी के एमपी हैं जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे हैं। आप लोग गलत डायरेक्शन में डिबेट कर रहे हैं। मैं धर्म की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ना, नहीं कर रहा हूं ना। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। रोकना चाहूंगा। मतलब बीजेपी की बात की तो आपको मिर्ची लग गई थोड़ी। एक फर्स्ट ऑफ ऑल, ना बीजेपी की बात पे हमें मिर्ची लगती है, ना कांग्रेस की बात पे मिर्ची लगती है। राष्ट्र के खिलाफ जो बात होती है उस पे सबको दर्द होता है। और ये मिर्ची वाले शब्द अपनी जेब में डाल के आइएगा आप आगे से। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, आपके सामने पानी पड़ा हुआ है, पी लीजिए, नहीं तो 30 सेकंड में पानी पिलवा दूंगा उसके बाद। रुकिए अब मैं 1 सेकंड रुकिए। अब आपने बोल लिया। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने इसको यह नहीं बोला कि पिछले 30 साल के अंदर अगर आपके बच्चे हुए हैं तो वो बच्चे आपके नहीं होने चाहिए था। उन्होंने बोला आगे से कोताही बरती है, आपकी आमदनी अगर कम होगी और बच्चे ज्यादा होंगे तो नुकसान आपको है, आपका परिवार और तरक्की नहीं करेगा। ये कहा। उस बात को समझने की कोशिश करिए। ये कतई नहीं बोला गया कि अगर आपके बच्चे 3 हैं 4 हैं तो उन बच्चों को छोड़ दीजिए। मैं समर्थन करता हूं। तो समर्थन करते हो तो शांत बैठिए। फिर आरएसएस इसका समर्थन करती है क्या? संबित पात्रा को मुझे लेने दीजिए। आरएसएस इसका समर्थन करती है क्या? संबित पात्रा, तो पहले तो ये तय कर लीजिए ना आपस में। अजमल साहब का जो ज्ञान है, अजमल साहब के प्रवक्ता बनते हुए ये नरेंद्र मोदी की बात को आगे रखते हुए बदरुद्दीन अजमल को डिफेंड कर रहे हैं। जनाब संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, बड़ा आश्चर्य का विषय है। आपने अभी बाइट चलाया, अजमल साहब क्या कह रहे थे? अजमल साहब बतौर एमपी कह रहे थे ये तो जिसके नसीब में जितना जितना लिखा है वो बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए, और मुसलमानों को कौन सी सरकारी नौकरी मिलने वाली है, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, इसलिए बहुत सारे बच्चे पैदा करो। ये बिल्कुल क्लियरली अजमल साहब ने कहा। दूसरी बात है, आप देखिए ये पहली बार कोई अजमल साहब ने ऐसा नहीं कहा। ये जो मुस्लिम लीडरशिप बोले वो उसके बारे में तो कंडेम कर दीजिए ना। बीच में क्यों बोलते हैं अमीश भाई? आप थोड़े अच्छे लोगों को डिबेट में बुलाया करें जो दूसरों को सुन भी ले, ताकि कुछ कंक्लूजन में हम पहुंचे। देखिए अमीश भाई, चाहे ये बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे ये ओवैसी, चाहे ये बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे ओवैसी हो, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि मुझसे बड़ा जिन्ना कोई नहीं हो सकता। अब देखिए हर विषय को हिंदू और मुसलमान करना है। एनआरसी का विषय अगर घुसपैठिए वर्सेस इंडियन होता है तो उसमें भी रोहिंग्या इनको अपने दिखते हैं और बाकी बेगाने दिखते हैं, उसको भी हिंदू मुस्लिम करना है। कॉमन सिविल कोड के बारे में बात होती है तो उसमें भी हिंदू मुसलमान कर लेना है। ट्रिपल तलाक के विषय में बात होती है जो कि महिलाओं के स्वतंत्रता का विषय है, महिलाओं की डिग्निटी का विषय है,
उसमें भी ये नेता आके उसको कहीं अरे ना भाई कहीं धर्म का एनआरसी के विषय अमलीजामा में हिंदू पहना मुस्लिम देते तो हैं। आप ही कर देखिए, रहे थे ना। माननीय अमित शाह जी क्या कह रहे थे? अमीश भाई, हम मैं हिंदू, चाहूंगा कि सिख, जैन अमीश भाई ये सब कम से लोगों कम को ये बीच देंगे, में तो ना मुसलमानों को नहीं देंगे, तो देखिए, आपने किया ना हिंदू मुस्लिम। देखिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं, आप थोड़ा ऐसे सा बीच पढ़ में के क्यों आइए चिल्लाते संबित जी। एक सेकंड आप बीच में क्यों मुसलमानों चिल्लाते पे हैं? इल्जाम लगाने आप के बीच में बजाय क्यों थोड़ा सा चिल्लाते हैं? पढ़ आप के आ दूसरों से जाइए। आप सीखिए। इतने बड़े डिबेट में आते सुबह हैं, एक सेकंड, माननीय रुकिए, अमित शाह जी रुकिए, का बयान तो सुन लीजिए। हम बीच में चिल्लाते हैं आपके किसी बीच के। में बोले वो अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे तो क्यों हम लोग बीच में किसी बोल रहे हैं? लेट हिम कंप्लीट, आप अपनी बात रख देखिए, आप- लीजिएगा। आपके- अतीकुर रहमान भी अपनी बात को रखेंगे, आपके वो भी नाम शांत के है आगे ना। स्कॉलर लिखा हुआ नहीं, है, एक सेकंड, कम से शांत कम बैठिए। नहीं, आप सही अपने समय पे करिए। आपके नाम के आगे स्कॉलर लिखा हुआ है, कम से कम स्कॉलर्स का तौहीन तो मत करिए। पढ़े लिखे लोग ऐसे व्यवहार थोड़ी करते हैं। आप आराम से डायरी पढ़िए, मेरे बोलने आप का गुस्सा क्यों हो रहे हैं? देखिए अमीश भाई, डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा दुखद- मत होइए। देखिए अमीश लोकसभा भाई, में हार जीत अच्छा, ये लगी कोई में रहती गुस्सा है, नहीं। गुस्सा मत कीजिएगा। नहीं, एक गुस्सा सेकंड, मत एक कीजिएगा सेकंड, डॉक्टर अमीश एक भाई, सेकंड। समझा अमीश भाई, ये कीजिए। कहाँ से पकड़ के लाए आप हो? बड़े इस डॉक्टर अनपढ़ हैं। गवार को कहाँ से पकड़ के लाते हो आप? अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इनको ऐसे ही आप जवाब समझा देना लीजिए। चाहिए। ये अनपढ़ समझा गवारों को कीजिए। आप जो नहीं, स्कॉलर क्यों करके बहस को बैठाते खराब हो कर ना, रहे हैं? ये बहुत दुखद विषय है। कोई नहीं, बात क्यों नहीं, बहस अगली को बार खराब आप कर जीत रहे हैं आप? जाएंगे। ना, ये एजेंडा आपका क्या है? मैं बहस नहीं होने दूंगा। नहीं बिल्कुल, ना, हम क्या तो दे एजेंडा रहे हैं आपका ना, मौलाना साहब? हम तो दे नहीं, रहे हैं ना। आपका क्या एजेंडा? बहस हम तो नहीं होने एजेंडा दूंगा दे मैं। रहे हैं। मैं इनको सही करवा रहा हूँ कि अमित शाह जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम की बात, एक किसी सेकंड। मुसलमानों ने नहीं बात की थी एनआरसी के बारे में। शोहेब अरे जानी, अमीश भाई, आपको क्या थोड़ा बात शोहेब हो सकती जानी है? होना ये चाहिए। लोग के बीच में ये चिल्लाते शुक्रवार को रहेंगे। आपकी मस्जिद में तकरीर नहीं है कि नॉन स्टॉप बोलेंगे आप। अरे मैं अब कहाँ रुकिए, मौलवी हूँ? आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे अब। हाँ। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, जहां तक 2 चाइल्ड का नॉर्म है, कुछ फैक्ट्स आपको यहां जानना पड़ेगा। कोई आसाम पहला राज्य नहीं है हिंदुस्तान में जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू किया, वो 12वां राज्य है। मैं राज्यों का नाम पढ़ देता हूं जहां 2 चाइल्ड पॉलिसी चलती है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। इन तमाम राज्यों में लोकल बॉडी चुनाव के लिए, म्युनिसिपल चुनाव के लिए, अर्बन बॉडी चुनाव में अगर किसी भी कैंडिडेट के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इनमें से बहुत बीजेपी शासित है, कई जब ये कानून बना था तो बीजेपी शासित नहीं थे। ये देश के भले के लिए एक विषय यूएन ने कहा था कि 2024 से 2027 तक भारत जो है वो चाइना से आगे जा सकता है जनसंख्या में। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, ये विस्फोट इतने तेजी से बढ़ रहा है कि अब उसको यूएन ने रिवाइज कर दिया है कि 2022 तक भारत चाइना से आगे चला जाएगा। ऐसे में अगर भारत अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल ना करे, रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में ना लाए, तो आप बताइए भारतवर्ष जाएगा कहां? तीसरी बात है, आप देखिए कुछ ये जो बैठे हुए हैं तथाकथित मौलाना इत्यादि, ये तो याकूब मेमन को कहते हैं कि याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज मुस्लिम। याकूब मेमन के लिए ये लोग डिबेट करने आते हैं, जाकिर नाइक के समर्थन में डिबेट करने आते हैं। कमलेश तिवारी के हत्यारे पकड़े जाते हैं तो इनके नुमाइंदे उनके घर में जाकर कहते हैं कि हम गोडसे को मुर्दाबाद कह दीजिए हम ना। लीगल एड देंगे, हम लीगल एड देंगे। लीगल ये एड वो लोग देंगे हैं जो नाथुराम गोडसे के सोच के वालों जब को। लोग पकड़े जाते हैं हैदराबाद में, तब इन लोगों ने आईएस हाँ तो आईएस के लोगों को लीगल एड देते हैं। हर विषय को एक धर्म का अमली जामा पहनाना और उसको एक खराब मोड़ में लाके खड़ा करना इनका काम बन चुका। जी, अब मैं रुक करता हूं सीधा अतीकुर रहमान का। अतीकुर रहमान, क्या आपको लगता है बदरुद्दीन अजमल एक तरह से एक धर्म विशेष को, खासतौर पर मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए, कोई गड़बड़ नहीं है ज्यादा बच्चे पैदा करने के अंदर, क्योंकि नौकरी तो आपको मिलने नहीं है? नहीं अमीश भाई, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बदरुद्दीन अजमल जी ने जो कुछ भी कहा है हम जानते हैं। देखिए आसाम में वो एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लीडर हैं, और इसमें इसको ये जोड़ना कि उन्होंने एक्चुअली में उनका निशाना पॉपुलेशन नहीं है, उनका निशाना जॉब्स है। उन्होंने बीजेपी की सरकार को एक तरह से उनकी हंसी उड़ाई है कि आप 2 लोगों को तो नौकरी देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, आप कहां मुसलमानों को इस घेरे में ले रहे हैं। अमित भाई, एक तो ये बड़ी दुख की बात है कि जब कभी हम जनसंख्या की बात करते हैं तो ये धर्म और मजहब बीच में आ जाता है। अमित भाई, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए तो मैं ये साबित करूंगा। मैं 3 चैनल पे पिछली 2 घंटों में जा चुका हूं। ये मुसलमानों को निशाना क्यों हमेशा बनाया जाता है कि जनसंख्या विस्फोट का निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान जिम्मेदार नहीं है अमीश भाई। आप देखिए, ये मेरे पास एक पूरी की पूरी डिटेल स्टडी है जिससे ये साबित होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है अमीश भाई, वो गिरे हैं पूरे हिंदुस्तान में अक्रॉस द फेथ, अक्रॉस द धर्म मजहब। और इसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट जो गिरा है वो मुसलमानों का -22.9% है, जबकि हिंदुओं का -17% है।
और भी बहुत सारे इसमें जाति और धर्म इसके अंदर है। अमीश भाई, मेरी आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि ये धर्म को अलग आप रखें और जनसंख्या, ऑफ कोर्स जनसंख्या एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। मैं आपको रिएक्शन करने का टाइम दूंगा। संबित भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी जी, अतिकुर रहमान, आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने आपको 2 मिनट तक दे दिए। अतिकुर रहमान, आपने बोला कि इसको हिंदू मुसलमान नहीं करा जाए। इसमें मुसलमान का शब्द तो बदरुद्दीन अजमल ने जोड़ा, असदुद्दीन ओवैसी ने जोड़ा। जब बदरुद्दीन अजमल ने बोला कि मुसलमानों को बच्चे पैदा करना चाहिए, नौकरियां तो मिलती नहीं है, यही आप कह रहे हैं ना? अच्छा, हिंदुओं को नौकरियां मिल रही है क्या? नहीं, हिंदुओं को नौकरियां मिल रही हैं जो हिंदू बच्चे पैदा करे। तो कुल मिलाकर इसमें तो मुसलमानों का शब्द ही बदरुद्दीन अजमल लेकर आए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 2 लोगों को तो नौकरी दे के दिखाइए। कहां बोला 2 लोगों को? उन्होंने ये इस चीज को पॉइंट आउट किया। अमीश भाई, मैं कंप्लीट कर लूं जी, 30 सेकंड प्लीज। जी जी, दिए 30 सेकंड मैंने आपको। उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया। आप सिर्फ मुसलमानों को, इस्लाम को क्यों? कौन सा धर्म, अमीश भाई बताइए, कौन सा धर्म बताता है कि कितने बच्चे पैदा करना चाहिए? लेकिन सुबह अगर फूटता है तो मुसलमानों पे फूटता है। ना 2 ना 4 ना 10। रहमान साहब, बिल्कुल सही। अब आप पॉइंट पे आए कि कौन सा धर्म ये बताता है, कुरान में कहां पे, कौन सी आयत में लिखा है कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, या अंधाधुंध बच्चे पैदा करने चाहिए, उनकी कोई एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके कोई फ्यूचर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो आपने एक पॉइंट बोला, मैं बताना चाहती हूं, एक चीज आपने सही बोली, लेकिन उसको आगे का आप खा गए। 2011 पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से मुस्लिम्स में एज अ कम्युनिटी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुई है, नो डाउट डिक्लाइन हुई है। लेकिन ये जो मुसलमानों की राजनीति करने वाले जो लीडर हैं, जो हर चीज में मुसलमानों को बदनाम कर देते हैं, आप तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ आके ये मैसेज दे रहे हैं ना कि पॉपुलेशन विस्फोट के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है। आप आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून बनता है, एनआईए को स्ट्रांग करते हैं, तो आप कहते हैं मुसलमान लड़कों को जेल करा देंगे। तो आप ही ये मैसेज दे रहे हैं ना। ओवैसी साहब ने संसद में बोला था मुस्लिम लड़कों को जेल में डालने के लिए एनआईए को स्ट्रांग कर रहे हैं, तो आप ही ये मैसेज दे रहे हैं ना कि मुसलमान आतंकवादी हैं। अब ट्रिपल तलाक पे कोई कानून आता है तो आप राजनीति करने लगते हैं, तो आप ही ये मैसेज दे रहे हैं ना कि तलाक बिद्दत मुसलमान दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों को बदनाम और मुसलमानों की राजनीति आप ही लोग कर रहे हैं। आपके लिए हिंदुओं को या आरएसएस या बीजेपी को मुद्दा मत बनाइए। आपके लिए मुस्लिम सिर्फ एक हेड काउंट है, सिर्फ एक संख्या है। उसको आपको विक्टिम कार्ड खेलना है, आपको धर्म की राजनीति करनी है, आपको इस्लाम कुरान का नाम लेके उनको मैनिपुलेट करना है, फियर मॉन्गरिंग करनी है, डराना है बीजेपी आरएसएस का नाम लेके। तो मुस्लिम्स को भी ये सोचना चाहिए कि वो इन मुस्लिम लीडर्स के लिए कुछ नहीं है सिवाय वो अगर पानी कम होगा, अगर बिजली कम होगी, अगर रिसोर्सेज कम होंगे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए वो कम होंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए कम नहीं हो जाएंगे। अगर हवा में प्रदूषण है आज दिल्ली की, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए पोल्यूशन है भैया। इसमें कहां मुसलमान आ गया, कहां हिंदू आ गया? मैं वही तो बार बार बोल रहा हूं। वही राजनीति है। अब अतिकुर रहमान रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर संबित पात्रा और फिर महमूद राजा। अतिकुर रहमान। सुबह ही हमारा और आपका यह फर्ज बनता है कि हम लोगों को बताएं। यहां इमाम गजाली ने 3 वजह बताई है अमीश भाई, 3 वजह बताई है। Contraception with one's wife is permissible in Islam to protect her from the risk of childbirth, if any, to preserve her health and beauty, to improve the family's economic condition. इसके अलावा हजरत अली का कॉल है सुबुही। हम लोग इस चीज को क्यों नजरअंदाज करते हैं? आप कुरान को भी अगर सामने रख दीजिए सुबुही, आप बताइए ना अच्छी बात क्या है? आप क्यों किसी पॉलिटिशियन के पीछे भागते हैं और उनको उजागर करते हैं उनकी बातों को? आप बताइए, इस्लाम पूरी तरह से इजाजत देता है किस तरह से आपको पॉपुलेशन कंट्रोल रखने की इजाजत है इन व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेट। पॉपुलेशन विस्फोट से जो प्रॉब्लम्स है, क्या एबीसीडी बेसिक्स भी सिखाने पड़ेंगे क्या इन लोगों को? क्या इनको ये भी बताना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है? ठीक है, आपने बोली अपनी बात। संबित पात्रा भी आना चाहते हैं। ठीक है, लेट अतिकुर रहमान ने अपनी बात को रखा, आपने भी अपनी बात को रखा। संबित पात्रा अपनी बात को रखना चाहते हैं। संबित, सवाल यह है कि अगर एक तरफ से मुसलमान की बात की जाती है तो गिरिराज सिंह भी हैं, वो बोलते हैं कि हिंदुओं को बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। क्या वो सही है? देखिए, मैं पहले तो जवाब दे दूं अतिकुर रहमान जी का जवाब। मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। कहा कि ये तो
मैं जब जरूर दूंगा, पहले अतिकुर जी का दे दूं। अतिकुर जी ने कहा कि ये अजमाल साहब जो है उत्तर दे रहे थे कि बीजेपी किस प्रकार 2 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पा रही है। उसके जवाब में कहा कि अरे जिसके जिसके नसीब में है बच्चे पैदा करते चले जाओ। देखिए बच्चे अगर ज्यादा है, मैं इसमें एक आंकड़ा भी रख दूं, 2001 के जो सेंसस थे आसाम में, उसमें आसाम की पॉपुलेशन 2.66 करोड़ था। 2011 के सेंसस में आसाम का पॉपुलेशन 3.26 करोड़ था, जो कि डिकेडल ग्रोथ रेट जो हिंदुस्तान का है जो गिर रहा है, किंतु आसाम में डिकेडल ग्रोथ रेट 17.07% के हिसाब से बढ़ रहा है। एक ऐसा स्टेट जहां डिकेडल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए, सारी नौकरी कांग्रेस की सरकार, अजमाल साहब जो है कांग्रेस की सरकार का समर्थन भी कर रहे थे, मतलब सारी नौकरी दी थी। ये जितने बच्चे पहले पैदा हो गए एक डिकेड में, ये नौकरी भी थी और बच्चे पैदा भी हो रहे थे। ये कैसे हो गया अगर केवल नौकरी की बात थी तो? देखिए इसमें बहाने करने से नहीं होंगे। हम पॉलिटिकली करेक्ट हो या नहीं हो, कुछ चीजें विश्व को पता है। आप लोग यहां पे आके लीडरशिप लेके कहते हैं कि इस्लाम का पॉपुलेशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। अजमाल साहब के बाइट को सुनाइए, उन्होंने इस्लाम का नाम लिया है और कहा है इस्लाम में ऐसा नहीं होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है। यहां पर आप आके कह रहे हैं इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बताइए मुझे किस धर्म में होता है, बताइए मुझे। तो फिर हमारे आप बताइए कौन से शंकराचार्य ने आके बताया कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल के विषय में मोदी जी ने बोला, जिस 2 चाइल्ड कौन सी किताब की बात करिए आप? शंकराचार्य की क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी धर्म की किताब की बात बताइए, चाहे पारसी हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, कौन सी किताब में लिखा है? ये किस किताब में लिखा है? ये किस किताब में लिखा है कि मुसलमानों की सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई है, इसलिए जितने बच्चे पैदा करने को करने चाहिए। हमें क्या बदरुद्दीन अजमल को इस देश से लेना देना नहीं है? क्या आपको इस देश से लेना देना नहीं है? जितने बच्चे पैदा कर चुके करने चाहिए। हमारी सारी सुविधाएं खत्म करी जा चुकी हैं। क्या ट्रेनें बंद हो गई है मुसलमानों के लिए? नहीं बताइए ना। क्या हवाई जहाज बंद हो गए हैं मुसलमानों के लिए? क्या बसें बंद हो गई हैं? क्या बस स्टॉप बंद हो गए? कैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की बात कर रहा है और हम कह रहे हैं कि वो 2 नौकरियों की बात कर रहा था? ये नौकरी की बात है? ये नौकरी की बात है? मैं कंप्लीट कर लूं। अतिकुर रहमान, सब में 1 सेकंड आप कंप्लीट करेगा। अतिकुर रहमान को मैं 30 सेकंड देना चाहता हूं। सब में 1 सेकंड। द पीपल टुनाइट हु आर डिफेंडिंग बदरुद्दीन अजमल, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बस स्टैंड के अंदर अगर लोग ज्यादा होते हैं तो उसकी असुविधा मुसलमानों को भी उतनी है। और माय लाइन इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैं इस देश के साथ खड़ा हूं और चाहे मुझे कितने नोटिस कोई भेजे, मैं इस देश के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अंतिम सांस तक अमीश देवगन खड़ा रहेगा, क्योंकि यह समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं है। यह समस्या मेरे देश की है, मेरे अपने भविष्य की है। आप सबको भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, जितनी उठा सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। अतिकुर रहमान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप भी कितने लर्नेड स्कॉलर हैं, आपने बोला इस्लाम भी कहता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होनी चाहिए। अगर इस्लाम कहता है तो ये जनाब बदरुद्दीन अजमल अगर ये सुन रहे हैं, आज मैंने इनको कार्यक्रम में बुलाया था, ये नहीं आए, तो जवाब दें कि इन्होंने इस्लाम का गलत नाम क्यों लिया। पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं हमें तो कोई सुविधाएं मिल नहीं रही है। कौन सी सुविधा नहीं मिल रही है मुझे बताइए। अमीश भाई, सबसे पहले तो नौकरियों की सुविधा नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिल रही है, साचर कमेटी में जो एप्लीकेशन किए गए हैं, जो बताया गया है कि मुसलमानों के लिए मैसर होना चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। और अमीश भाई, मैं बड़े दुख के साथ आपको बताऊं कि आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आ रहे हो, आपका पूरा के पूरा डिबेट तो डिविएट हो रहा है। यहां पर पॉपुलेशन में आप अगर जिम्मेदार ठहराना चाहते हो बदरुद्दीन अजमल के हिसाब से इस्लाम को, तो मैं आपको बताऊं, यहां पर मेरे पास फिगर्स हैं। ये है साइमन जूलियन, जो कि बता रहे हैं कि पॉपुलेशन को देख रहे हो, फिगर मेरे सामने चल रही है। आप साइमन को क्यों देख रहे हो? आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखो तो 2022 में चाइना को ओवरटेक कर लेगी। हम पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा को मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका देना। फिर महमूद प्राचा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अब कनेक्शन है उनका। महमूद प्राचा भी जुड़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट करिए इस पूरी चर्चा में महमूद प्राचा। संबित पात्रा 40 सेकंड। अब मैं कंप्लीट कर लूं। 40 सेकंड संबित। देखिए, पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अतिकुर रहमान साहब जो इतने बड़े स्कॉलर हैं, वो उनको ये थ्रेटनिंग अप्रोच नहीं लेना चाहिए था।
कि हमारे को रिजर्वेशन नहीं मिला, हमारे को नौकरी कम मिली है, तो फिर हम तो बच्चे पैदा करेंगे, बहुत सारे बच्चा पैदा कर देंगे, मतलब बच्चा पैदा करने के बाद तुरंत सबको नौकरी मिल जाएगी और फिर रिजर्वेशन मिल जाएगा। नंबर 2, सुन लीजिए ना, आप ऐसे बोल रहे हैं कि हमें तो ये सब चीजें मिली नहीं तो हम बच्चा पैदा कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं होता है ना कि कुछ नहीं है तो बच्चा ही पैदा कर लेते हैं। नहीं, सुन लीजिए वो कौन है भैया? साइमन, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा साइमन भाई साहब मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर ले प्लीज अमीश भाई, मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप देखिए ये कितना सिलेक्टिविज्म है पॉपुलेशन को लेकर। तो किसी भी हिंदू धर्मगुरु ने निकल के नहीं कहा कि भैया ये कानून क्यों बनेगा। हमेशा ऐसा क्यों होता है? नरेंद्र मोदी जी को 15 अगस्त में जब उन्होंने पॉपुलेशन के विषय में बोला तो ओवैसी जी सामने आ गए। अब जब आसाम में 2 चाइल्ड पॉलिसी आया तो अजमत बदरुद्दीन जी सामने आ गए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब अभी थोड़े दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि हमें शरिया लॉ चाहिए हिंदुस्तान में, ये सिलेक्टिविज्म क्यों है? देखिए, शरिया कानून में है कि कोई मुसलमान अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट देना चाहिए, कोई रेप करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर बहुत कुछ है, मतलब खराब हो जाएगा फिर। और अगर कोई ट्रेटर करे, वो कोई ब्लास्फेमी करे तो उसका गर्दन काट देना चाहिए। वो सब नहीं चाहिए, वो सब इन तमाम लोगों को नहीं चाहिए। नहीं, वो नहीं चाहिए। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शरिया कानून चाहिए, शरिया लॉ की क्यों कोई सपोर्ट में नहीं आया, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन शरिया लॉ का डिमांड नहीं करता है। क्यों नहीं है भैया? खाली बाकी सब शरिया कानून चाहिए, ये हाथ कटाने का नहीं है, हमको हाथ कटाना नहीं है। मुझे महमूद प्राचा का रुख करना पड़ेगा। महमूद प्राचा काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महमूद प्राचा, पहले तो माफी, कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही थी, देयर वाज सम ग्लिच, तो इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाए। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो लीडरशिप होती है, जो टीवी पर चेहरे आते हैं, दे लीड बाय द एग्जाम्पल, और जो नेता होते हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बदरुद्दीन अजमल एक रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जब आतंकी हमले बढ़ते हैं तब यह कह देना कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों को दबाया गया इसलिए आतंकी हमले बढ़ गए, वो गलत है, नाजायज है। ऐसे ही यह कह देना कि नौकरियां कम मिल रही हैं इसलिए बच्चे और बढ़ा दो, तो यह नाजायज है। पॉइंट नंबर 3 जो आपने ज्ञान दिया था, आपको याद होगा आपकी एक बहुत फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने बोला था अब घरों में अपने हाथ में असला बारूद रखना पड़ेगा, यानी बंदूकें रखनी पड़ेंगी, हथियार रखने पड़ेंगे, लाइसेंस डी सही। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आज अजमल के ऊपर आप बोलने आए हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं? प्राचा साहब, बीस जी, देखिए मैं सबसे शांति से सुन रहा था और 25 मिनट से सुन रहा हूं, कनेक्शन एकदम ठीक था। पर मैं इससे पहले के आगे अपनी बात रखूं, जो आपने सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछे हैं, मैं कुछ तथ्य जो कि अच्छे तथ्य हैं, खुशखबरी है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला तथ्य ये है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दुनिया में 88वें नंबर पे 2.3 है, वर्ल्ड का एवरेज 2.4 है, यानी कि वर्ल्ड का एवरेज हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमसे ज्यादा है और हमारा कम है, तो ये खुशखबरी है। जो एक और डेटा होता है जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है, जो 2.1 होता है, किसी भी महिला के अगर 2.1 बच्चे होते हैं तो उस कंट्री की या उस समाज की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। ठीक है, आप जो भारत की फर्टिलिटी पे अपना ज्ञान दे दिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 हो गई। ज्ञान सुन लीजिए ना, पहले तो ये जो जिम्मेदारी थी आपकी थी, 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है। ये प्रधानमंत्री जो कि हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उनको पता है ये बातें। बदरुद्दीन अजमल साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी ये बातें पता हैं क्योंकि दोनों एमपी हैं। हमारे संबित पात्रा साहब को भी पता है और आपको भी पता है ये सब बातें। ये सब छुपा के जो झूठा ढोंग एक रचा जाता है पूरा डिबेट के तौर पे, उसको सबसे पहले हाईलाइट करना जरूरी है। अब हम जो अतिकुर रहमान साहब ने बात की थी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप भी तो बंदूकें उठाने की सलाह दे रहे थे। बना रहा हूं जो डिबेट पर लोग आते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे, अगर नौकरियां कम है तो बच्चे ज्यादा पैदा करो, तो बच्चे ज्यादा बढ़ने से नौकरियां बढ़ जाएंगी। ये किस इकोनॉमिक सिंबल में लिखा है? कौन सा इकोनॉमिस्ट है देश का जो दुनिया का बोलता है कि बच्चे ज्यादा पैदा करने से नौकरियां बढ़ जाएंगी? पे आ जाते हैं, अब आपकी डिबेट के स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। नहीं, मेरी डिबेट के स्टैंडर्ड पे आप नहीं आ पाएंगे। झूठ बोल रहे हैं, जैसे मेरी डिबेट के स्टैंडर्ड पर आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका अपना स्टैंडर्ड जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं। शुरू हो जाएगा। मैं आपको डेटास दे रहा था, मैं आपको और आगे बता रहा हूं। ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि पॉपुलेशन के बारे में प्रधानमंत्री हमारे इस प्रकार की वाहियात बातें ना करें।
चाइना के साथ क्या हुआ, जापान के साथ क्या हुआ, उनका जो लेवल ऑफ रिप्लेसमेंट रेट है वो गिर गया। अपने कैलिबर के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्राचा साहब। जो व्यक्ति ये बोल सकता है कि हर घर में हर मुसलमान को और दलित को अपने घर में एक लाइसेंस बंदूक रखनी चाहिए, लेकिन वो कुछ भी कह सकता है संबित पात्रा। भारत का जो ग्राफ है यंग पॉपुलेशन का वो गिर जाएगा, जैसे चाइना को प्रॉब्लम हो रही है ना आज, वो एक चाइल्ड लॉन्ग से दोबारा 2 कर रहे हैं। एक सेकंड महमूद प्राचा फर्टिलिटी पर यू आर नॉट एक्सपर्ट, देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर एक्सपर्ट। सबसे पहले तो आपका ये बताना कि देश में फर्टिलिटी रेट कम है, ये देश के लिए खुशखबरी है, ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। प्रधानमंत्री और असदुद्दीन ओवैसी ये सब मिलके देश के साथ ड्रामा कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सुबुई खान आपको समझनी चाहिए। तो हमारी आतंकियों की अगर बात होती है तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो क्या करेंगे, यही बात कहते हैं ये लोग। उसके बाद आई वांट टू मेक अ पॉइंट, ये व्यक्ति कहता है कि हथियार रखने चाहिए, उसके बाद कम नौकरियां हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये दुनिया का कौन सा शास्त्री कह रहा भैया? अमीश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत समराइज कर दिया पूरी प्रॉब्लम को। हो गया प्राचा साहब, मेरी बात सुनिए। अमीश जी, मुस्लिम कम्युनिटी का ये दुर्भाग्य है कि उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं या उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो पैनलिस्ट्स हैं, वो ऐसे बैठे हैं। इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों की फियर मॉन्गरिंग करनी है, इन लोगों को सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना है, सिर्फ मुस्लिम जिनके लिए वोट बैंक है, हेड काउंट्स हैं, और वो हेड काउंट बना रहे। एक मुसलमान 25-25 बच्चे भी पैदा करे, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको नहीं मतलब है उनकी एजुकेशन से, इनको नहीं मतलब है उनके एम्प्लॉयमेंट से, इनको सिर्फ मतलब है कि हाँ इलेक्टोरल रोल में एनरोल्ड होना चाहिए, हमारे वोट कम नहीं होने चाहिए। आतंकी बनता है बनता रहे, भूखा मर रहा है मरता रहे, इन लोगों की राजनीति चलनी चाहिए ये लोग। और ये प्राचा साहब जैसे लोग मुसलमान यूथ के हाथ में जो हथियार देना चाहते हैं, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी वाहियात स्टेटमेंट बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि कम बच्चे पैदा करना देश सेवा है, और क्यों नहीं होगी देश सेवा? अमीश जी, यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के हिसाब से पहले तो 2050 में बोलते थे, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि 2027 तक वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे हम लोग। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑक्सीजन तक लिमिटेड है हमारे पास। इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, राजनीति हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। अब तो ये नया सोच इनकी अपनी है कि मतलब पॉपुलेशन। महमूद प्राचा को मौका दीजिए, महमूद प्राचा को मौका दीजिए। महमूद प्राचा, ये दुनिया का कौन सा इकोनॉमिस्ट है वो कहता है कि आप बच्चे पैदा करो नौकरियां मिलेंगी? अमीश देवगन साहब, जी अमीश देवगन साहब, आपको कुछ नहीं पता है। आपको जो पता है आपको जान के अपने आपको सब कुछ पता तो बता दीजिए, और अजमल बंदूकें और रखवा दीजिए, ताकि गोले भी रखवा दीजिए साथ में। सुनोगे नहीं आप, आप सुनोगे नहीं। जापान, सिंगापुर, चाइना, ये सब, और कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। आपको कुछ पता है? अगर देश की पॉपुलेशन आपने इस वक्त आर्टिफिशियल तौर से गिराई, ये नेशनल टीवी पे आके सूटेड बूटेड हो गए, यहाँ पे बैठ जाते हैं। आप लोग ग्राउंड पे जाके देखते हैं मुसलमान कम्युनिटी का हाल क्या हो गया आपके वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। एसी रूम में बैठ के पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए चीज होती है। नहीं, पर ये आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात क्यों कर रहे हैं? उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, जनसंख्या कम है, इसलिए वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, हम अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करना चाहते हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? ये बेसिक गेम है, ये बेसिक गेम है। हेल्थ सर्वे है, कौन सा सर्वे बता रहे हैं? अरे अमीश जी, ये सब समझते हैं, ये नाटक करते हैं ना समझने का, ये सब समझते हैं। बातें यहाँ पे मत किया करो, जाहिलों को बुला के जहालत की बातें मत करो। नहीं, देखिए किसी को जाहिल नहीं बोलेंगे। जाहिल कौन है? जो एक पूरी कौम के हाथ में हथियार देने की बात करता है, वो जाहिल है। या जो उस कौम को आगे बढ़ाने की बात करता है, वो जाहिल है। आपकी सारी राजनीति चलती है, आप तो एक्सपोज हो गए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आपका क्या फ्यूचर है, क्या सपना है आपका मुसलमान यूथ को लेकर। पढ़ी लिखी हैं तो आपको समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। अरे जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इमोशनल बना रहे हैं, आप मेरी बहस में किसी को जाहिल नहीं बोलेंगे। आप ऑलरेडी प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं बोलूंगा, ये तरीका गलत है। जहालत का मतलब पता है आपको? प्रधानमंत्री खुद जहालत की बात कर रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज, वैसी जहालत की बात कर रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज नॉट डन। ऑडियो डाउन, संबित पात्रा, देखिए महमूद प्राचा, अगर आपको डिबेट का स्तर नहीं मेंटेन करना तो आई कांट हेल्प इट।
आप इतनी लॉजिकल बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है फिनलैंड एक शहर है दुनिया के अंदर जहां सबसे कम जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहेंगे, उनके पास रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज सीमित है, हमारी जनसंख्या अनलिमिटेड है। इलॉजिकल बात करें, चौथी क्लास का बच्चा ये बात जानता है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता। संबित पात्रा, लेट संबित पात्रा भाई, बहुत दुखद विषय है। मतलब देखिए, एक पैनलिस्ट बैठ के कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाहिल है और जहालत की बातें करते हैं, वाहियात बातें प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये देश का कर्तव्य है और अपने वॉलंटरीली अपनी इच्छा अनुसार अपने परिवार को नियोजित करना, ताकि भविष्य में हमारा परिवार इकोनॉमिकली स्टेबल रहे। ये इनके लिए जहालत की बात है, इनके लिए वो जाहिल हैं और ये बिल्कुल बेफजूल की बात है। मुझे तो समझ में नहीं आता है फ्रॉम विच स्कूल डज ही कम। दूसरी बात है, मैं एक बड़ी बात यहां खुलासा करूंगा। 28 नवंबर 2018, जहां तक बदरुद्दीन अजमाल का सवाल है, उनके पूर्व विधायक हैं शेख शाह आलम। शेख शाह आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कि अजमाल साहब खुद मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, कि अब समय आ गया है जब मुस्लिम हिंदुओं पर हमला करेंगे। हम राज्य में 70 साल से अत्याचार झेल रहे हैं, अब मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हुई है, अब ठीक उल्टा होगा। आप बताइए, खुद शेख शाह आलम उनके विधायक इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो ये जो एक कोवर्ट ऑपरेशन करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इसे एक्सपोज करना चाहिए। दूसरी बात है, देखिए, चाहे ये ओवैसी हो, चाहे ये बदरुद्दीन अजमाल हो, आप देखिए इनके बयानों में जिस प्रकार से डिविजिव एजेंडा होता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ये वही ओवैसी थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान इलाकों में एटीएम के मशीन कम है, एटीएम के मशीन में पैसा नहीं है। अभी यहां पर एक स्कॉलर कह रहे थे कि नौकरी मुसलमान बच्चों को नहीं मिल रही है। भाई, मुसलमान जो मदरसों में आप कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, वहां इंट्रोड्यूस करते हैं साइंस क्लासेस, तो यही स्कॉलर्स आके कहते हैं ये अन इस्लामिक हैं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम्स को बैंक में नहीं जाना चाहिए, बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अन इस्लामिक है। और फिर यही हमसे सवाल पूछते हैं कि क्यों आप एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे कंप्यूटर सिखाने की बात करें, स्कॉलरशिप देने की बातें करें, जब हम अच्छी शिक्षा की बात करें तो आप कहते हैं अल्लाह नाराज हो जाते हैं। हमारी एक बहस के अंदर मौलाना रशीदी थे, उनसे एक बच्चे ने सवाल पूछा जो खुद मदरसे में पढ़ा हुआ था। उन्होंने बोला मुझे मदरसे में गजवा हिंद पढ़ाया गया। अब आप बताइए, गजवा हिंद पढ़ाकर नौकरी मिल जाएगी क्या? जी, ये सवाल किससे? ये सवाल आपसे है। नहीं सर, मैं आपसे सवाल है। सवाल इसलिए ये है, मैं मौलाना रशीदी नहीं हूं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये फेलो पैनलिस्ट की तरफ से सवाल आया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है, हमें भी पॉपुलेशन बढ़ाने पर काम करना चाहिए। डू यू एग्री विद दैट पॉइंट कि हमें स्टेबलाइज करने पे काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्टेबलाइज करने पे काम करना चाहिए। अरे जापान, चाइना, अरे आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम लोग प्रॉब्लम को क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हैं? प्रॉब्लम में महमूद प्राचा प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। महमूद प्राचा इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। महमूद प्राचा समस्या है। He himself is a- ये खुद एक समस्या है बड़ी। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। महमूद प्राचा समस्या है। हमारे देश जैसे बदरुद्दीन अजमल समस्या है, वैसे ये भी समस्या है। जी, ही इज अ बिग समस्या। जो व्यक्ति कहता है, अब आप मुझे बताइए, आप माफ करिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने बच्चों को बोलेंगे अपने पास हथियार रखें या अपने पास लैपटॉप रखें? आप क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति कहता है हथियार रखने चाहिए, बोलिए क्या कहेंगे आप? लैपटॉप नहीं, बोलिए क्या रखने चाहिए? लैपटॉप रखने चाहिए और पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं आप लोग इनको कंडेम करते हैं ऐसे लोगों को? आप सुनिए, देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज बहुत कन्विक्शन के साथ ये कबूल किया कि नौकरियां तो किसी को नहीं मिल रही, ना हिंदुओं को मिल रही, ना मुसलमानों को मिल रही। बहुत अच्छी बात, आपने सरकार के इसको एक्सपोज किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा पॉइंट सर, प्लीज, संबित पात्रा जी ने कितनी चालाकी से आपके उस क्वेश्चन को स्किप कर गए जहां आपने पूछा कि गिरिराज सिंह भी तो ऐसा कहते हैं, उसको उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। क्या गिरिराज सिंह हो, साक्षी महाराज हो, उन्होंने इस तरह की बात कही तो आप कंडेम नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर साहब कंडेम कर दीजिए ना एक बार। नहीं, आप बताइए, गिरिराज सिंह को सुन के ही अजमाल साहब ऐसा बयान दे रहे थे क्या? नहीं, गिरिराज सिंह जी ने जो कहा है, साक्षी महाराज ने जो कहा है, जो सुरेंद्र सिंह ने जो कहा है, वो नहीं, गिरिराज सिंह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, साक्षी महाराज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुरेंद्र सिंह भी जो है वो एमएलए हैं आपकी उत्तर प्रदेश सरकार में। वो क्या कहते हैं, महिलाओं को 11 बच्चे पैदा करना चाहिए। क्या हिंदू महिलाओं को जो है बच्चा पैदा करने की मशीन समझी जाती है?
इस तरह की आपत्तिजनक बात होगी, आप लोग कंडेम भी नहीं करते, क्या आप उनका समर्थन करते हैं क्या संबित जी? बताइए क्या उल्टी बातें कर रहे हैं? क्या उल्टी बातें करते हैं? आप भी अभी यहाँ से कह रहे थे कि अजमल साहब ने ऐसा कहा, तो आपके खुद जो है मंत्री महोदय गिरिराज सिंह जी इस तरह की उल्टी सीधी बात करते हैं, आप लोग तो कंडेम नहीं करते, प्रधानमंत्री मोदी जी तो कभी कंडेम नहीं करते। तो सवाल ये है ना सर कि दूसरे घर में झांकने से पहले अपना भी घर झांक लीजिए। पूरा देश हमारा घर है, यही आपकी समस्या है। जी नहीं आई ऑब्जेक्ट टू इट। दूसरे के घर में देखने बच्चे, क्या मतलब है आपका? आप जो पत्थर जो फेंकते हैं ना, आपको भी मालूम होना चाहिए कि शीशे का घर आपका भी है, शीशे का घर आपका। दूसरे के घर में देखने से पहले अपने घर में देखना चाहिए। मुसलमान इस तरह की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप? मुसलमान इस तरह की बात करते हैं, पूरा हमारा घर है, यही समस्या आपकी। मैं कहता हूं यही समस्या है आपकी औरतों के मुतालिक। सर अरे प्लीज हो गया, आपने उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, रुकना पड़ेगा। देखिए अमीश जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बातों में बड़ी बात निकाल दी इस व्यक्ति ने। देखिए जो राष्ट्रहित से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उसमें जो भी आके रिलीजन पॉलिटिक्स करने लगता है या पार्टी पॉलिटिक्स करने लगता है, उन लोगों का एक पॉलिटिकल और धार्मिक एजेंडा देखने की क्या बात है? अपना अपना घर से तो इनकी डिवीजन साफ पता चल रहा है कि आपका घर अलग है और हमारा घर अलग है। आप लोग देश को देश की तरह नहीं देख रहे हैं। अरे पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट से देश को परेशानी है, उसमें तेरा मेरा घर, इसका घर, पड़ोसी का घर, तो आप खुद ही अपने घर बांट के बैठे हुए हैं ना। देश को घर की तरह नहीं देख रहे हैं आप। एनआरसी के मुद्दे में भी अपना घर देखने लगते हैं, पॉपुलेशन में भी अपना घर देखने लगते हैं। मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, इस समय मैं स्टूडियो में खड़ा हुआ हूं, ये पानी का एक गिलास है, हम सपोज 3 पीने वाले हैं, 3 पीने वाले हैं हम लोग पानी, लेकिन सोचिए इधर 2 लोग और होंगे तो ये पानी कम हो जाएगा। यही समस्या, जनसंख्या भी यही समस्या है। देश के संसाधन लिमिटेड है, इसमें अपना घर नहीं होता। मौलाना साहब, इसमें शर्मा जी का भी घर है, इसमें वर्मा जी का भी घर है, इसमें लॉयड जी का भी घर है और इसमें आपका भी घर है। तो इसलिए घर सबका है, इसलिए इसको एक धर्म के चश्मे से देखना कि गुस्ताखी मत करेगा। आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेंगी। अगर हम आज नहीं जागे तो हमारी पीढ़ियां में माफ नहीं करेंगी। अपने शब्द को वापस लीजिए। मुझे ब्रेक के बाद आता हूं। पर इस बहस के अंदर महमूद प्राचा ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसके ऊपर बड़े सारे ट्विटर पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। मैं अतीकुर रहमान आपसे जानना चाहता हूं, क्या जनसंख्या कंट्रोल की बात करना, क्या इस देश के भविष्य की बात करना जाहिलपना है? नहीं अमीश भाई, देखिए एक अंदाज होता है, एक स्कूल ऑफ थॉट होती है। अभी आपने एग्जाम्पल दिया था अमीश भाई, एक गिलास पानी का और कहा कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 3 लोगों में। समस्या देखिए यही है कि आप समझते हैं कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, और मैं ये साबित कर सकता हूं आपको, अगर आप आधा मिनट मुझे दे दें, कि ये एक वर्ल्ड डेटा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो जाने माने जो स्टडी हुई है उसका रिकॉर्ड है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्टेट के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उसको सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, पॉपुलेशन बल्कि एक एसेट बन सकती है, हमारी ताकत बन सकती है। बड़ा स्कॉलर मानता हूं। आप मुंबई में रहते हैं, डेली लोकल ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं उनको आप देखते हैं। आबादी अगर बढ़ती जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, तो उस ट्रेन में लोग कैसे घुसेंगे? ऑलरेडी बड़ी मुश्किल होती है मुंबई वालों को। ऑलरेडी बिहार में की तरफ जो ट्रेन जाती है वहां लोग दिवाली के मौसम पर अपनी जान को ताक पे रख के जाते हैं। हम किसी स्कॉलर को क्यों देखें? आप बड़े स्कॉलर हैं उससे। जी, आपसे सुबह ही एक सवाल पूछा जा रही है, तो वही छोटा सा इसका जवाब है। बेसिक एलिमेंट्री नर्सरी लेवल का सवाल पूछती हूँ। पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है ये देखना है। अरे क्या क्षेत्रफल बढ़ा देंगे आप देश का? क्या नेचुरल रिसोर्सेज, क्या जंगल बढ़ा देंगे, नदियां बढ़ा देंगे, पानी बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन बढ़ा देंगे? रिसोर्सेज को आप कैसे बढ़ा देंगे ये बताइए। इंडिया टॉप 1% बैक 73% ऑफ कंट्रीज वेल्थ। ये समस्या है अमीश जी। हमारे देश के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो ये राजनीतिक लोगों ने फैला के रखी है, ये जो टेररिज्म फैला के रखा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, ये आप बंद करा दीजिए। अरे ये सारी चीजें भी जनसंख्या अनियंत्रण की वजह से होती हैं। जब आपकी पॉपुलेशन हाथ से निकल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, कि जनसंख्या प्रॉब्लम है। नो, इट इज एन एसेट।
ये हमारी जनसंख्या ही रूप है आपने हमेशा कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के। किसी को जाहिल ना बोला जाए। आतंकवादी या क्रिमिनल्स वही तो बनते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, जिनको संसाधन नहीं मिलते, जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। ये रैंडम स्टेटमेंट नहीं हो सकता। महमूद प्राचा का भी मुझे रुख करना है, संबित पात्रा का भी रुख मैं करूंगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं जी संबित पात्रा पहले आप बोलिए, फिर मैं एक बड़ा पॉइंट बोलूंगा, संबित पात्रा यू मेक योर पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी अमीश देवगन, देखिए एक सेकंड प्लीज जरा आप ये सुन लीजिए। ये बीच में बोलते रहेंगे प्राचा साहब तो कैसे होगा। मैं अतीकुर रहमान जी का जवाब दे रहा हूं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अतीकुर रहमान जी इस प्रकार की बातें करेंगे। अतीकुर रहमान जी का कहना था कि मेन प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि ये जो आतंकवाद फैला हुआ है कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा है। मतलब अमीश जी, आप जो ये सैलरी पाते हैं, हम जो ये पैसा कमाते हैं, ये अतीकुर रहमान जी के अगर 10 बच्चे हैं तो हमें तुरंत आके उनको बांट देना चाहिए। हमें कहना चाहिए नहीं हम मेहनत कर लेंगे, शाम को आप आके पैसे ले जाइए। देखिए कम्युनिज्म कम्युनिस्ट कंट्री चाइना। सर मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट नहीं पर सुन लीजिए तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए अमीश भाई। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो इकोनॉमिक इक्वालिटी में विश्वास रखता है। फिर भी चाइना जैसे कट्टर कम्युनिस्ट कंट्री ने 2 चाइल्ड और उसके बाद 1 चाइल्ड नॉर्म क्यों लगाया? वो तो इकोनॉमिक इक्वालिटी में विश्वास करता है, वो तो कहता है सबको सब कुछ बराबर में बांट दो। वियतनाम इकोनॉमिक इक्वालिटी में विश्वास करता है, कम्युनिस्ट कंट्री है, क्यों 70 के दशक से आज तक 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करता है। इस्लामिक कंट्री ईरान 1980 के दशक से इस्लामिक कंट्री ईरान 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता है। ईरान में तो इस्लाम बरकरार है। आपको किसने रोका है? इस्लाम खतरे में क्यों आ जाता है? आप सेंट्रल लॉ लेके आइए ना, खतरे में क्यों आ जाता है? आपको किसने रोका है? और तो फिर आप अतीकुर रहमान, आप तो समस्या मानने को भी राजी नहीं है। जहालत जलील क्या क्या सब बोल रहे हैं आप लोग। अभी तो आप इसी में जहालत जलील के से कम शब्द का इस्तेमाल और फिर बोल रहे सेंट्रल लॉ आइए। वोट बैंक कैसे टूटेगा आपको पता चलेगा। मैं महमूद प्राचा का रुख करता हूं। महमूद प्राचा, बढ़ती आबादी घातक कैसे है, मैं आपको उसके 3 पॉइंट बताता हूं। हो सकता है आपका थोड़ा समझ में आए, थोड़ा ना आए। अगर ना आए तो कोशिश जरूर करिएगा समझने की। अगर आप नहीं समझना चाहते तो फिर गाली निकाल सकते हैं, जो आप हमेशा करते हैं। हर साल करीब 1.8% आबादी हमारी बढ़ रही है। हर दिन करीब 25,000 लोग इस आबादी के साथ जुड़ रहे हैं। हर साल 54 लाख टन खाद्यान्न की जरूरत है। देश में सालाना 40 लाख टन खाद्यान्न होता है। हर साल 2 लाख लोग शुद्ध पानी की कमी से मरते हैं। देश में मौजूदा 70% पानी पीने के लायक नहीं है। ज्यादा आबादी से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आबादी से बेहतर शिक्षा सुविधाओं की भी कमी है। अब आप मुझे बताइए, जो जनसंख्या तकरीबन 2% के हिसाब से बढ़ रही है, उसके लिए खाद्यान्न कहां से आएगी, शिक्षा कहां से आएगी, स्वास्थ्य सेवाएं कहां से आएगी? हम अगर 1 लाख लोगों के लिए बनाएंगे तो 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख के लिए बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे तो फिर 3 लाख हो जाएंगे। तो प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाएगी ना, पूरी की पूरी। देखिए, जहालत का मतलब होता है, पहले अमीश देवगन साहब, अज्ञानता। मैं ये बात कर रहा हूं, जलील का शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया है, वो अमीश देवगन जी जानते हैं, लेकिन संबित पात्रा जी को मुझसे जान बचानी है। इतने बड़े टॉपिक में जलील और जहालत होता है ज्ञानता, समझाने के लिए वो समझाता है कि आप किस लेवल पर आना चाहते हैं। आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं तो देश मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मेक कर रहा हूं। जापान की बात, या तो मैं जाहिल होऊंगा, या प्रधानमंत्री अमीश देवगन बात कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मेक कर रहा हूं। जितने साइंटिस्ट हैं इस बारे में, अमीश देव, मैं देश की बात कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की नहीं, भारत की बात कर रहा हूं। सुने, नेशनल फैमिली हेल्थ एक सर्वे होता है जो भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के सौजन्य से होता है। और इस तरह के जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, उनका सबका मानना है, जो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से जो आबादी हो गई है अब स्टेबल इंडिया की,